आज भारतीय संविधान दिवस है और इस दिन डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए देश की नई पीढ़ी के लिए यह जानना दिलचस्प है कि भारत के जिस दिन संविधान का उन्हें निर्माता कहा जाता है 26 नवंबर 1949 को उसके अधिनियम आत्मार्पित व अंगीकृत होने के बाद 1952 में संपन्न हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव में वे बुरी तरह हार गए थे। उनकी यह चुनावी पराजय लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। दुर्भाग्य से बाबा साहब की जयंतियों व निर्वाण दिवसों पर अनेकानेक समारोही आयोजनों के बावजूद हमारी नई पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। उनके लिखे पढ़े और कहे पर भी या तो चर्चा ही नहीं होती या खास राजनीतिक नज़रिए से होती है, जिस कारण उनका असली मंतव्य सामने नहीं आ पाता। कम ही लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में वे विधि और न्याय मंत्री हुआ करते थे। बाद में कई मुद्दों पर कांग्रेस से नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने 27 सितंबर 1951 को पंडित नेहरू को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और अपने द्वारा 1942 में गठित जिस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी अनुसूचित जाति संघ को स्वतंत्रता संघर्ष की व्यस्तताओं के कारण ठीक से खड़ा नहीं कर पाए थे, उसको नए सिरे से मजबूत करने में लग गए। 1952 का पहला आम चुनाव आया तो उन्होंने उक्त फेडरेशन के बैनर पर 35 प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन उन दिनों देशवासियों में कांग्रेस के प्रति कुछ ऐसा कृतज्ञता का भाव था कि उनके सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत सके। खुद डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र की बंबई शहर उत्तरी सीट से चुनाव हार गए। उन दिनों की व्यवस्था के अनुसार इस सीट से 2 सांसद चुने जाने थे और दोनों कांग्रेसी चुन लिए गए। बाबा साहब को 1,23,576 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी काजोलकर को 1,37,950 वोट मिले। यह हार डॉक्टर अंबेडकर के लिए इस कारण कुछ ज्यादा ही पीड़ादायक थी कि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि हुआ करता था। मई 1952 में लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में वे फिर खड़े हुए तो भी अपनी हार नहीं टाल सके, लेकिन इन शिकस्तों से उनके राजनीतिक जीवन पर इसलिए ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उन दिनों बड़े नेता चुनावों की जीत हार को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे और उन्हें अपनी नीतियों व विचारों को जनता के बीच ले जाने और प्रचारित करने के अवसरों के रूप में लेते थे। अलबत्ता बाद में बाबा साहब ने स्टेट काउंसिल में मुंबई को आवंटित 17 सीटों में से एक पर पर्चा भरा तो वहां से निर्वाचित हो गए थे। इस संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि बाबा साहब की इन्हीं हारों की बिना पर उनसे असहमत नेता व पार्टियां तर्क दिया करती थीं कि उन्हें दलित का नेतृत्व करने या उनकी ओर से बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि दलित तो उन्हें वोट ही नहीं देते और वे उनके साथ होने के बजाय महात्मा गांधी के पीछे एकजुट हैं। प्रसंगवश जिस संविधान के निर्माण में बाबा साहब ने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया, पहले उसके लिए बनी संविधान सभा के सदस्यों में भी उनका नाम नहीं था। बाबा साहब के समर्थकों को यह बात ठीक नहीं लगी तो बंगाल के एक सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल ने संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर उनकी सदस्यता का रास्ता साफ किया था। उस समय जो कोई भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा वह जीत गया। इस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर भी खड़े हुए थे। आज़ादी के संघर्ष में अंबेडकर सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक थे। महात्मा गांधी से 22 साल छोटे 14 अप्रैल 1891 को दलित परिवार में जन्मे, देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई रहा होगा। इकोनॉमिक्स से 2 डायरेक्ट की डिग्रियां, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उस समय वह इंग्लैंड में रहने वाले सबसे ज्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड भारतीय थे। अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने देश के संविधान को मूर्त रूप दिया। दावा है कि नेहरू ने अंबेडकर को साइड साइन किया, वह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में न आ सके।
इसके लिए दीवारें खड़ी कर दी। अंबेडकर का रास्ता रोकने के लिए नेहरू ने कालजोलकर को मैदान में खड़ा किया। उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए खुद नेहरू ने कैंपेनिंग भी की। 1954 में भी नेहरू ने ही दूसरी बार पक्का किया कि वह भंडारा से उपचुनाव में न जीत पाए। डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में निधन हो गया था। अंबेडकर समय से आगे की सोच रखने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने तब संविधान में उन चीजों को शामिल किया जो आज तक कई मुल्क नहीं कर पाए थे। एक व्यक्ति एक वोट, गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबको मतदान का अधिकार। उन्होंने तभी 3 चेतावनी भी दी थी। पहली थी व्यक्तित्व विशेष की भक्ति करने से बचना। दूसरी थी उन असंवैधानिक तरीकों को इस्तेमाल करने से रुकने की जो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में कारगर साबित हुए। तीसरी सामाजिक और आर्थिक असमानता के बढ़ने का खतरा। 1952 में हुआ था पहला आम चुनाव। आजादी के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक देश में पहला आम चुनाव हुआ था। यह पहला प्रयोग भी था। कांग्रेस ने तब 489 सीटों में से 364 जीती थी। 10.7 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। 61% वोटिंग हुई थी।